वुज़रा को इस्तीफे देकर मैदान में उतारा जा रहा है। बेहतर फैसला किया है कि अगर इंतखाबी मुहिम में उतरना है तो अपने ओहदे वगैरह छोड़ कर जाएं। जंग में मरीम नवाज साहिबा को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया, अगर उनको दिया जा रहा है, उनके मुखालिफन जो कैंपेन कर रहे हैं उनको भी दिया जा रहा होगा। क्या इतना पैनिक है कि लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ये बदतमीजी का कल्चर इन्होंने इमरान खान साहब ने दिया है। इमरान खान के आसपास कितने लोटे हैं? फवाद चौधरी लोटा नहीं है? आपके ख्याल में हम सब गधे हैं? जॉन बोल्टन, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कई मुल्कों में बगावतें कामयाब कराने में मदद की थी। इमरान खान के इक़्तिदार के हटने में अमेरिका का हाथ नहीं था। अमेरिका ने आपको गुलाम बनाया ना, तो आप तलवार निकालें और जो बाइडन की गर्दन ले लें, या इसका मतलब है कि आपने नूरुल आरफीन को भी वही समझ रखा है जो बाकी है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में नजर आ रही है और इलेक्शन जीतने के लिए, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हर हद तक जाने को तैयार नजर आती है। चाहे राना सनाउल्लाह साहब का ताज़ा बयान हो कि अब मुकदमात बनेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, FIA के जरिए केसेस बनाए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे और पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है अगर नून लीग के खिलाफ कहीं नारेबाजी की गई। लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। नज़ीर चौहान साहब जो कि पहले तहरीक इंसाफ में थे और मुनहरिफ हुए और हमजा शहबाज साहब को उन्होंने वोट दिया, अब जब कैंपेन के लिए निकले तो आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं, मगर फिर भी लोटा लोटा के नारे लगते रहे। पुलिस वाले चुप कराने की कोशिश करते रहे। हुकूमत यहीं तक नहीं रुक रही, पुलिस की नफरी दी जा रही है तमाम उम्मीदवारों को, मगर इसके साथ साथ अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके दफ्तरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इसी तरह से एक उम्मीदवार मलिक अवान साहब, उनके गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आवाम को ये बावर कराया जाए कि हम आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ देंगे। मरीम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि जितने मुश्किल फैसले करने थे हो गए, अब रोज़ाना खुशखबरी मिलेगी, रोज़ाना। लेकिन उस दिन से आज तक अभी खुशखबरी नहीं मिली। इंतज़ार है और कहा यह जा रहा है जी पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक कमी हो सकती है। IMF इस पर मान जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो कम से कम 40 से 80 रुपये, कम से कम 40 से 80 रुपये कमी उस हिसाब से होनी चाहिए। अब अगर हुकूमत 10 रुपये कमी करती है इसलिए कि इलेक्शंस में उसको इससे फ़ायदा हो, तो क्या लोग 100 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बाद 10 रुपये कमी से खुश हो जाएंगे? ये अब इलेक्शंस में पता लगेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि जी धांधली हो रही है। दरख्वास्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जा चुकी है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के कितने चांसेस हैं? पोल्स मुख्तलिफ तरह से हो रहे हैं, जहाँ जाकर लोगों से बात की जा रही है चैनल्स की तरफ से, तो ज़्यादातर लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के हामी नज़र आते हैं। आज सबसे पहले प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, जिस तरह से नज़र आ रहा है कि हुकूमत को इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े देने पड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? 4 वज़रा के इस्तीफ़े आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि ये कैंपेन चलाने के लिए इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। ये खुद नून लीग और हुकूमत ये कह रही है। तो क्या मरीम नवाज साहिबा की कैंपेन को उतना रंग नहीं जमा सकी, उतना रिजल्ट नहीं नजर आया, लोग उतने मुतमईन नहीं हुए कि वुज़रा को इस्तीफे देकर मैदान में उतारा जा रहा है कि वो लोगों को जाकर बताएं कि जी हम दोबारा वजीर बनेंगे, बहुत कुछ आपके लिए होने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलेगा? क्या वजह है? हम इस चीज़ को भी मजाक बना देते हैं और हम जो है वो अगर एक उसूली फ़ैसला कोई भी करे, हम उससे सियासी तौर पर उसके मुखालिफ हूँ या उसके हक़ में, उससे कतई नज़र मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं जो है ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान की वकालत करता रहा हूँ। लेकिन भाई ये इन्होंने बेहतर फ़ैसला किया है कि अगर इंतखाबी मुहिम में उतरना है तो अपने ओहदे वगैरह छोड़ कर जाएँ और उनको ओहदों पर नहीं होना चाहिए, वज़ीर का प्रोटोकॉल लेते हुए नहीं जाना चाहिए और इस तरह जाकर वो इंतखाबी मुहिम में, लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलानी है। दरगाज़ी खान में इंतखाबी डिवीज़न में इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है कि लिया में इलेक्शन हो रहा है, मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन हो रहा है और कई जगहों पर इलेक्शन हो रहा है। तो वज़रा जहाँ जहाँ की जिम्मेदारियाँ वहाँ के वज़रा अपने उस पर छोड़कर, वरना झंडे लहराते हुए और प्रोटोकॉल साथ और गाड़ियाँ लेकर वो इस तरह से चलते हुए पहुँचे और जाकर लोगों पर रोब जमाएँ। लोगों पर रोब जमाने के लिए खान ही बहुत है भाई। अच्छा। इमरान खान बहुत है, लोगों पर रोब जमाते हैं और उनके साथ प्रोटोकॉल चलता है। कभी उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो देखें कि किस तरह तय लगता है कि 20 गाड़ियां आगे, 20 गाड़ियां पीछे, 25 गाड़ियां और साथ में इधर उधर, और भागते हुए जो लोग उनके साथ चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि खान की गाड़ी के साथ भागना भी एक प्रोटोकॉल की ड्यूटी है। इस तरह चल रहा होता है। ठीक है, उन्होंने अपने
पार्टी के इलेक्शन मुहिम में अयाज सादिक ने क्या कोई इख्तलाफ हो गया? नहीं हुआ है। आवेश लगारी ने इस्तीफा दिया, क्या कोई इख्तलाफ हो गया? ऐसा नहीं है। वज़रा इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना है और वो खाली हाथ ओहदों को छोड़ कर जाना चाहते हैं। ठीक है, उनको जाना चाहिए, इसी तरह जाना चाहिए, ओहदे रख कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं गार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। नज़ीर चौहान साहब का मैंने खुद देखा है वो क्लिप, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस एहलकार लोगों को खामोश करवा रहे हैं कि मत ये लोटे लोटे के नारे लगाओ। अखबारात में खबर छप चुकी है जंग में मरीम नवाज साहिबा को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उसामा गाजी के नहीं है, अखबारात में छपी खबर है, मैंने खुद इन गुनाहगारों से पढ़ी है। 17 गाड़ियां पुलिस की, 17 गाड़ियां मरीम नवाज साहिबा के लिए। इससे ज्यादा क्या होता है जो आप कह रहे हैं रोब और दबदबा, लोगों को दिखाना कि भाई छापे पड़ेंगे तहरीक इंसाफ के दफातर पर और यहां पर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी और मरीम साहबा के साथ ही नहीं, रियासती मशीनरी किस तरफ खड़ी है वो दिखाया जा रहा है लोगों को। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है लगारी साहब? रियासती मशीनरी इमरान खान के साथ भी चल रही है। 900 से ज़्यादा अहलकार बताया गया था कि बनी गाला की सिक्योरिटी करेंगे। 2000 अहलकार जो है वो खान साहब के साथ चलेंगे। भाई ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल खान साहब को वज़ीर आज़म का ही दिया जा रहा है, ये पहले ऐलान हो चुका है, बाकायदा दिया जा रहा है। अगर उनको दिया जा रहा है, उनके मुखालिफन जो कंपेन कर रहे हैं उनको भी दिया जा रहा होगा। मुझे इससे नहीं है, अगर नहीं मिलना चाहिए तो खान साहब को भी नहीं मिलना चाहिए और किसी और पार्टी को भी नहीं मिलना चाहिए। चलिए नूरुल आरफीन, एक तो ये जो बातें हुई इस पर आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर इस पर आपने हमें बताना है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है कि जी नून लीग के खिलाफ अगर कोई अब आएगा तो फिर वो भुगतेगा, गिरफ्तारियाँ, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ये सब बंद कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद उन्होंने वजाहत भी दी है, क्या इतना पैनिक है कि लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ये बदतमीजी तहरीक इंसाफ की देन है। इनके शनाख्ती कार्ड नहीं, इनको फांसी पे भी लटकाना चाहिए अगर कोई अपनी औकात भूल करके आगे आता है। ये बदतमीजी का कल्चर इन्होंने इमरान खान साहब ने दिया है और अभी परसों खड़े होकर के उन्होंने दोबारा मैकडॉनल्ड्स वाली बात पे इजहार तफाखुर फरमाया है। इस बात पर अगर लोगों को 200-400 को लटका भी दें तो भी मैं इस बारे में राना सनाउल्लाह का नाम लेकर के उनके साथ इजहार यकजहती करता हूँ। आप 500 प्रोग्राम्स मेरे पिछले और इंशाल्लाह अगले वाले 1500 अगर मैं करने पाया तो भी कोई मुझ पर किसी सियासी जमात की हुब का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पर सियासत को पसंद करता हूं, ना ही सियासतदानों को। मैं फिर बता रहा हूं, मैं डिक्टेटरशिप पसंद आदमी हूं। मैं पाकिस्तान में एक आमरीत का ख्वाब देखने वाला आदमी हूं और मैं चाहता हूं हकीकी आमरीत हमारे सरों पर साया फगन हो जाए। लेकिन जो बदतमीज़ी इस वक्त हो रही है, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ उस पर इमरान खान चौड़े होते फिर रहे हैं। आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह को क्या अपनी एक गाल ज़मीन पर रख करके पीटीआई वालों से कहना चाहिए कि आइए मेरे गाल पर तमाचे मारिए? ये बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देने वाली बात है। राना सनाउल्लाह तो शायद छोड़ भी दें, वो तो शुक्र मनाएं कि मैं वज़ीर दाखिला नहीं हूं, वरना मैं तो पता नहीं क्या क्या कुछ करवा देता। आपके ख्याल में ये जो मैकडॉनल्ड्स वाली एपिसोड हुई थी उस पर इमरान खान को साइड लेनी चाहिए थी, मगर इमरान खान को उस पर इज़हारे फख्र करना चाहिए था? आरफीन, मेरा ख्याल है कि जवाब आपका भी वही होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपकी राय काबिल एहतराम, मगर जहां लोगों को एतराज़ है, फर्ज कीजिए कोई तंग है, शदीद मुखालिफ है हुकूमत का, उसकी पॉलिसी का, जिस तरह अब नज़ीर चौहान साहब, अगर उनको लोटा लोटा का कोई कहेगा तो आपके ख्याल से गलत है? उनको नहीं ये लोगों को करना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे नज़ीर चौहान को तो मैं जानता भी नहीं हूं, ईमानदारी की बात है। मैं पंजाब की सियासत के बारे में मैं बुनियादी शुद्ध रखता हूं, बस एक बात, मुझे नहीं पता नज़ीर चौहान कौन है। लेकिन जो लोग ये नारे लगा रहे हैं, पहले मैं उनसे जरा ये पूछना चाहता हूं, इमरान खान के आसपास कितने लोटे हैं? फवाद चौधरी लोटा नहीं है? शाह महमूद कुरैशी लोटा नहीं है? जहांगीर तरीन लोटा नहीं है? ये जितने, ये फयाज चौहान लोटा नहीं है? फयाज चौहान जमाती था, आज जाकर के इमरान खान की वो जो है वो दस्तार को चूम करके और कहता है कि मैं यूथिया हूं। आपके ख्याल में हम सब बेवकूफ हैं? आपके ख्याल में हम सब गधे हैं? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ये इमरान खान के साथ जितनी बड़ी तादाद ज़मीर फरोशों की है और जो बैठ करके मजहब, दीन और गैरत और कौमी खुदमुख्तारी का चूरन बेच रही है, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो इस चीज़ को बाई करूँगा। बाकी जो आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को भी देखना होगा और जो वुज़रा इस्तीफे दे रहे थे, मेरा ख्याल है एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, सब वाजे हो जाएगा। वो जो थे एक डंडापुर, किसी वजीर का पीआरओ बनने के लायक भी नहीं थे, उनकी औकात इतनी भी नहीं है, उनको बाकायदा वजीर बनाया हुआ था इमरान खान ने। किस शर्म बेशर्मी के साथ वो आदमी
और किस ढिठाई के साथ इमरान खान उसकी पीठ पे हाथ रख करके जलसों में तफाकुर का इजहार किया करते थे। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन की उसकी धज्जियां बिखेर दी थी। गंडापुर साहब को नहीं, जमहूरियत में ये नहीं होता कि इमरान खान करे तो ठीक है, सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके गढ़ में कौन सी जमहूरियत है भाई? तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी जमहूरियत है कि जिसमें इमरान खान को सब कुछ करने की इजाजत है? ये कौन सी जमहूरियत है? उसामा गाजी की? मैं नहीं मानता। अगर अयाज सादिक को, इन लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनके इस्तीफों पर भी एतराज है तो फिर मेरा ख्याल है थोड़े से मामलात दरम बरम हो जाएंगे। नहीं, कतई एतराज नहीं। बात सवाल यह है कि क्या मरियम साहब से कैंपेन को इतनी अच्छी नहीं चल रही, वरना तो फिर शुरू में फैसला कर लेते उसूली। तो ये कहा जा रहा है क्योंकि कैंपेन भरपूर चली, एक एक करके इनको मैदान में उतारना पड़ रहा है, वरना शुरू में ही जब ये ऐलान हो गया था, पता था ज़िमनी इलेक्शन होने, उस वक्त ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन एक फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा कि भाई बात नहीं बन रही, आप लोग जाएं, आप लोग जाकर जरा एक धाक बिठाएं। ये बात मुमकिन है, ये बात मुमकिन है, ये बात मुमकिन है। मैं इसमें बिल्कुल कोई आपसे बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं निकालूंगा, ये बात मुमकिन है। बहरहाल मरियम नवाज इतनी बड़ी लीडर तो नहीं है, वो जो लोग इस्तीफा दे करके वहां जा रहे हैं, वुज़रा हैं, उनका जाहिर है कि इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है, उनका एक स्ट्रगल है। इमरान खान का प्रोटोकॉल होगा, एक साबिक वज़ीर आज़म है, अगर उससे उसको ज्यादा मिल रहा है तो काबिल एतराज है, और फिर उसका प्रोटोकॉल ये हुकूमत ही दे रही है, वो भी फिर इन्हीं पर एतराज आता है कि भाई ये हुकूमत दे रही है, फैसला तो उन्होंने करना है। इमरान खान मुझे बताइए, 17 गाड़ियां, कोई सरकारी होदा नहीं है, पुलिस की 17 गाड़ियां, यानी आधा जलसा तो उन्हीं से हो जाता है। पुलिस के इतने लोग होंगे, इसके अलावा दीगर इंतजामिया के और लोग होंगे, तो इससे बड़ा जलसा क्या करना है फिर आपने? देखिए, ये बात काबिल एतराज तो है, इसलिए मुझे इसमें कोई किसी किस्म की मीन में निकालने की इसमें कोई राह नहीं सूझती। ये बात आपकी बिल्कुल काबिल एतराज है, दुरुस्त है, इस पे मैं बिल्कुल हथियार रख करके साइड पे खड़ा हो जाता हूँ। चले, कहीं तो बड़ा हौसला हो जाता है जहां लगारी साहब कहते हैं अच्छा उसामा, यहाँ आपकी बात ठीक है, या आरफीन कहे कि हाँ ये बात आपकी मानने वाली है, तो ये हमारे प्रोग्राम का हुस्न जरूर है। अच्छा लगारी साहब, अब अगला मौजू है, यहाँ देखते हैं कि आप और नूरुल आरफीन मुझसे कितना इस पर इत्तेफाक करते हैं। बहुत सी बातों पर हमारा इत्तेफाक भी होता है, और अगर ना हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि लोगों को भी नजर आए कि यहाँ पर मुख्तलिफ राय होनी चाहिए, लोगों की भी होनी चाहिए, और उसका एहतराम भी करना चाहिए, जो हम लगारी साहब से भी सीखते हैं। लगारी साहब, 10 रुपये तक पेट्रोल में कमी, एक तो ये कि जाहिर है कि इतराज़ तो आएगा जी 100 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कमी, अल्लाह करे इससे ज़्यादा हो जाए। इलेक्शंस पर इसके असरात होंगे या लोग अपना माइंड बना चुके होंगे अब तक? जी लगारी साहब, मुझसे सवाल किया है तो जी लगारी साहब आपसे, जी फरमाइएगा। और फिर आप जवाब देते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, आपकी बात सुननी। हाँ जी, मैं दोबारा दोहराता हूं। लगारी साहब, 10 रुपए, लगारी साहब आपसे सवाल ये हो रहा है कि 10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में अगर कमी करें तो क्या पॉलिटिकली कोई फायदा गेन कर सकती है हुकूमत, क्योंकि इजाफा जो है वो 100 रुपए से ज्यादा का था? ये बिल्कुल 100 रुपए से ज़्यादा इजाफा किया है, और बेरहमी से, बेदर्दी से उन्होंने इजाफा किया है, और सोच समझ कर नहीं किया है कि लोग किस तरह से अदा करेंगे। और अब अगर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत को उसका पूरा फ़ायदा लोगों को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त $100 से बढ़ गया था, अब $90 से कम हो गया है, और कम हो गया है। जब डॉलरों में कम हो रहा है तो आप उसी तरह रुपयों में कम करेंगे, यानी उससे भी कम वो करेंगे। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप वो जो हमारे आमिर साहब वो कहा करते हैं कि बकद्रे अश्क बुलबुल, तो आप तो इतना भी वो कमी नहीं कर रहे हैं। आपको कमी करनी चाहिए, जिस हिसाब से वो कीमतें बढ़ाई हैं, आप जिस हिसाब से कीमतें बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आप कमी करें, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और रोज़ बरोज़ कम हो रही हैं, और आप उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचा रहे हैं। और लगारी साहब, इसका इंपैक्ट क्या आएगा ज़िमनी इलेक्शन पर आपकी नज़र में, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन की तरह हो गए हैं। ऐसा होता नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन की वजह से हुकूमत साजी में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, नहीं, हुकूमत घर जा सकती है अगर यहाँ बड़ी शिकस्त हो जाती है ज़िमनी इलेक्शन में। तो उसके लिए ये ऐलान कैसा है? लोग ये सुन करके पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई अपनी राय बदलेंगे, क्योंकि महंगाई से तंग तो हैं लोग, या आपका ख्याल है कि नहीं 10 रुपए से लोग कहेंगे नहीं ये क्या किया, और अपनी राय नहीं बदलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा हुकूमत को ये कमी करके? नहीं जा रही मेरे ख्याल लगारी साहब को आवाज। जी आरफीन, आप अगर इसका जवाब दें। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जिसको आपने 100 रुपए का कोड़ा मारा है उसको 10 रुपए अगर आपने अश्क शोई करने की कोशिश की है तो इसे बदतरीन छिछोरापन कहा जाएगा, इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सियासी फ़ायदा हुकूमत, PDM की ये हुकूमत उठा पाएगी।
मुझे नहीं लगता कि आम आदमी अभी इतना घास खा रहा है कि वो इस किस्म की शोबदेबाजियों से नून लीग की, पीडीएम की या किसी और सियासी जमात की झांसे में आएगा। इसका कोई फ़ायदा मुझे तो नहीं लग रहा कि इनको हासिल होगा। अच्छा लगारी साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलें। जी लगारी साहब, अब मसला ये है, आपने भी ये कहा, आरफीन का भी ये कहना है कि जी इतनी 10 रुपए कम करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हुकूमत करे क्या? IMF से मुआहिदा है जिसका कहते हैं जी इमरान खान ने किया था, हम क्या करें, बड़ा बुरा मुआहिदा था, लेकिन अब ये शराइत सामने नहीं है, वो भी मानी है इमरान खान से मुआहिदे के अलावा। अब 855 अरब रुपए पेट्रोल से कमाने हैं हुकूमत ने टैक्सेस की मद में। इसमें अब 10 रुपए फ़ी लीटर लेवी पहली हुकूमत ले रही है और डीजल पर 5 रुपए, 50 रुपए तक मुआहिदा कर चुकी है। ये मेरे पास नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं 50 रुपए पेट्रोल लेवी हमने लगानी है, लाजमी हम लगाएंगे। तो अब किस तरह हुकूमत जब कह रही है 50 रुपए तक लगानी है, 10 रुपए भी ये है, तो 40 रुपए तो भी और सिर्फ पेट्रोल लेवी लगानी है। तो हुकूमत तो अब जब कह चुकी है IMF से, तो फंस गई है, अब कीमत में ज़्यादा कमी तो कर नहीं सकती। जी, हुकूमत अपना अवाम की खाल उतारने का मुआहिदा जनाब इमरान खान साहब ने कहा, और उस चमड़ी में भूसा भरने का जो मुआहिदा है वो इन्होंने कर लिया है। उन्होंने जो है वो इस बाकायदा कानून साजी की थी कि जो कुछ डिक्टेशन हो गई IMF की, जनाब इमरान खान साहब ने उसको कबूल किया, न सिर्फ कबूल किया बल्कि पार्लियामेंट में गए, न सिर्फ पार्लियामेंट में गए बल्कि उसको मंजूर करवाया। बाई हुक्स एंड क्रुक्स उन्होंने इस बात को मनवाया कि जनाब जो डिक्टेशन आ रही है IMF की और दीगर आलमी इदारों की, हम वो मानेंगे और उसके लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया। और बड़ा जुल्म ये किया कि फिर उसके बाद उसको रोक दिया, जाम कर दिया, और ये अपने आप की अपनी बहादुरी बताई, मैशत पर बोझ डाला, इतना बड़ा बोझ डाला कि खरबों रुपए मुल्क के ऊपर चढ़ गए। अब ये आए हैं शहजादे, तो इन्होंने निगोशिएट नहीं किया, निगोशिएट किया जाना चाहिए था। और ये ऐसा होता है, पेमेंट डेफर होती रहती हैं और उसके लिए बाकायदा वो इजाज़तनामा भी होता है IMF का। लेकिन चूंकि IMF जो है इस बार आपसे पूरा हिसाब किताब करने के मूड में है, इसलिए वो आपको सहूलत नहीं देने देगा, आपको ये नहीं करने देगा कि जनाब इतने आप लोगों को रियायत दे दें, चलें भी इतनी लेवीज में छूट दे दें, इतनी टैक्स में छूट दे दें, इतनी थोड़ी सब्सिडी दे दें। वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो आपकी खाल उतारने के लिए, वो इस मुल्क को, इस रियासत को खुदा न खास्ता एक नाकाम स्टेट बनाने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहा है। हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है या हुआ है, उसके बाद हम किसी और आपके साथ ही एक और सेगमेंट में करेंगे। लेकिन जो कुछ ये हमारे हुक्मरान करते रहे हैं, और हमारे हुक्मरान ये नहीं है कि जो हमें नज़र आते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ये हुक्मरान हैं, जो वजारतों में बैठे हैं ये हुक्मरान हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं ये हुक्मरान हैं, जो सिक्योरिटी इदारों में बैठे हैं वो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं वो हुक्मरान हैं, जो अदालतों में बैठे हैं वो हुक्मरान हैं। हम महकूम लोग हैं, हम महकूम लोगों के बारे में ये हुक्मरान फैसला करते हैं और मिलकर फैसला करते हैं, एक पेज पर होते हैं और अपनी अपनी कोई इख्तलाफ दिखा रहा होता है, कोई इत्तेफाक दिखा रहा होता है, लेकिन सब एक पेज पर होते हैं और एक ही मर्जी से सब फैसले करते हैं। और क्या ख्याल है कि जिस बात को हम समझ रहे हैं, क्या इस बात को वो नहीं समझते होंगे जिनकी आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ एक गेम कर रहे हैं, जरा इधर देखिएगा, नहीं तवज्जो नहीं कीजिएगा, अच्छा। मेहरबानी करके आंखें बंद कर लीजिएगा, हम आपके साथ जो है एक गेम करने जा रहे हैं। अच्छा। ये नहीं होगा। अच्छा। आप दुनिया के साथ गेम नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया के साथ किए गए मुआहदे नहीं, आप खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईंधन बने हैं। नतीजा क्या हुआ? आपने जंग को शिकस्त दी, आपने 2 मेजर ऑपरेशन किए, बहुत बड़े ऑपरेशन किए। अब आप बैठकर उनके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो आपके लिए यही होगा, जो दुनिया आपसे डिक्टेशन देगी, नई नई चीज़ें लाएगी, लाएं ये हमारे हवाले करें, उस चीज़ को हमारे हवाले करें, वो फुला खिलौने हमें दे दें, ये खिलौने हमें दे दें, इस तरह से आ जाएंगे वो आपके पास। मगर अब गए तो हम खुद हैं, और यही कहा जा रहा है। अभी श्रीलंका की सूरत हाल पर लगारी साहब तफसील से बात करेंगे आगे आरफीन, लेकिन 855 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस की मद में है। मैंने इससे अर्ज किया कि 10 रुपये अभी तक है, इसको इन्होंने 40 रुपये मजीद सिर्फ इसी को करना है, GST अलग है, वो करना है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी हमने सब कुछ मान लिया, IMF फिर भी नहीं मान रहा, तो अब फिर और क्या रास्ता रह गया है? तो इसके अलावा तो कोई नहीं। वो तो कहते हैं हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने के लिए कर रहे हैं। मरीम साहब ने कहा कि अगर मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो वो तो कस्में खा रही हैं कि हम मर जाते लेकिन ये काम ना करते जो हमने किया है। अच्छा, अभी तक किसी वजीर ने इमरान खान के दौर का वो मुआहिदा, उसके डॉक्यूमेंट सामने क्यों नहीं रखे?
इमरान खान ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया, इमरान खान ने IMF के हाथों मुल्क को गिरवी रख दिया, बेच दिया। मैंने भी बहुत शोर किया इस हवाले से, लेकिन मैं हुकूमत तो नहीं हूँ। मैं इमरान खान की वो हरकत उस एक मुआहदे की सूरत सामने तो नहीं ला सकता। ये जो वज़राए कराम, सफ़ीरान कराम, मुशीरान कराम की इतनी लंबी फ़ौज ज़फ़र मौज है, ये जो हर दूसरे दिन बैठ के बताती है फरागोगी इतने अरब डॉलर, इतने करोड़ रुपए खा गई, फलाना किया, इमरान खान के साथ मिलके डाका मारा। आज तक किसी एक वजीर को इतनी शर्म आई है कि बैठ करके इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल बर्बाद कर दे? वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर के आए सामने और इमरान खान की सरपरस्ती को टीवी पे दिखा दे कि भाई ये है तुम्हारा लीडर जो तुम्हें कौमी खुद मुख्तारी का चूरन बेच रहा है। आज तक किसी ने ये किया? क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। कभी मरियम औरंगजेब करती हैं, कभी वो रफीक तारड़ के साहबजादे फरमाते हैं, कभी कोई दूसरा फरमा देता है, कभी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हो रही। इमरान खान ने बेचा IMF के हाथों, राना सना कह रहे हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उसको क्या डांस दिखा के बनाएंगे? यानी फैक्ट्स तो लेकर आए, लेकिन फैक्ट ये है कहीं रुपयों का या कितना लेवी लगानी है उसका जिक्र नहीं था। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि आप अपनी आमदन बढ़ाएंगे और इतनी आमदन करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से, कहाँ, वो एक एक चीज़ डिक्टेशन में नहीं थी। शायद इस दफ़ा वो IMF बाकायदा एक एक रुपये की डिक्टेशन दे रहा है कि यहाँ से इधर से इतना पैसे निकालेंगे, इसलिए शायद हुकूमत मजबूर है। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुदाखलत या साजिश तो छोड़ें, बगावत बाकायदा, और कौन मान रहा है, साबिक कौमी सलामती का मुशीर मान रहा है अमेरिका का कि हम ये करते हैं, हमने ये किया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अमेरिका के कई लोग बहुत से राज बताते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि होता कुछ भी नहीं है उसके बाद। अब साबिक कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफ़ीर भी रहे जॉन बोल्टन, उन्होंने ये इंकशाफ किया है, इतराफ़ किया है कि कई मुल्कों में बगावतें कामयाब कराने में मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी यहाँ नहीं लेकिन दूसरी जगहों पर बहुत काम किया गया बगावतें कराने के लिए, और ये कुछ नहीं था जो ट्रंप ने कोशिश की। ट्रंप के हवाले से बात हो रही थी कि जी वो जिस तरह से इक़्तिदार पर कायम रहना चाहते थे, उस बारे में उन्होंने बात की। और फिर साथ ही ये भी कहा, वेनेज़ुएला की मिसाल उन्होंने दी कि जी ये कामयाब ना हुई जितनी कि हमने इसकी कोशिश की थी। अब लगारी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में ही ये बात की थी कि अमेरिका ने माजी में बहुत दफ़ा ये किया है। हमने इराक़ में देखा, लाखों लोग, सिर्फ 5 लाख तो बच्चे मर गए इस जंग की वजह से, खुराक अद्वियात न मिली। हमने शाम में देखा है और मिस्र में देखा है, लिबिया में देखा है, बेशुमार ममालिक। लेकिन अजीब बात है कि इस तरह के इंकशाफात होते हैं, उसके बाद किसी को कोई सज़ा, किसी से कोई पूछगछ, कुछ भी नहीं होता। एजाज़ात दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरह से कत्लेआम करवाया, बगावतें, साजिशें, मुदाखलत। तो वो तो फिर अगला बंदा तो और धड़ल्ले से करता है कि भाई पिछले ने की थी, कहीं कामयाब हुई, कहीं नहीं हुई, तो आइंदा भी हम करते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। बस उसके बाद रिटायरमेंट के बाद एतराफ़ करते जाओ, पता है कुछ नहीं होना, अगली बगावत तक के लिए सामान तैयार करो। जी, तो ये कि अमेरिका में क्यों पूछा जाएगा किसी से कि तुमने ये क्यों किया, वो तो असाइनमेंट होता है उसका। और मैं तो इसका एक तालिब इल्म हूँ कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ रजीम चेंज कराई है। उससे पहले एक वजाहत कर देता हूँ कि इमरान खान के इक़्तिदार के हटने में अमेरिका का हाथ नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर जो बाइडन आकर ख़ुद ऐलान करे कि मैंने खुद हटवाया है इमरान खान को, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, कम अज़ कम मैं कहूँगा कि झूठ बोल रहा है जो बाइडन, उसका हाथ नहीं है, अमेरिका का हाथ नहीं है इनको हटाने में। इनको हटाने के लिए जो भी कार्रवाई हुई है, जिस तरह भी कार्रवाई हुई है, वो आइन के दायरे में हुई है और आइन के दायरे से बाहर नहीं हुई है। और जो मरासला तैयार किया गया, जिस तरह मरासला पढ़ा गया, जिस तरह इसको साजिश कहा गया, जिस तरह से इसको मुदाखलत कहा गया, ये भी खेल का हिस्सा था। और ये खेल कहाँ खेला गया, किस तरह खेला गया, ये भी सामने आ जाएगा, इसमें भी कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। लेकिन मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि अमेरिका ने तो हमारी पिछली सदी में तो बहुत बड़ी कोशिशें की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने, सबसे पहले नहीं, उससे पहले बहुत जगह पर की होगी, लेकिन जो 50s का वाक़या है उन्होंने तो कई मरतबा किया। यानी जिस तरह से उसने कोशिश की थी कि क्यूबा के इनकलाब को दबा दिया जाए, एक नुक्ते का ऐसा कि बहुत बड़ी छत के अंदर एक छोटा सा नुक्ता लगा हो, इतना मुल्क, छोटा सा मुल्क है क्यूबा। उस क्यूबा ने अमेरिका को नाखून चने चबवाए और अमेरिका जो है उसको
अमेरिका तबाह करना चाहता था। अमेरिका ने यहाँ तक कोशिश की कि फिडेल कास्ट्रो की दाढ़ी को आग लगवा दी जाए, वो किसी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। और लेकिन इसके अलावा कामयाब भी हुआ, चिली में कामयाब हुआ, उसने एलेंडे को कत्ल किया। एलेंडे को कत्ल करने के बाद वहाँ पर जनरल पिनोशे को लाया, जनरल पिनोशे ने वहाँ पर खून रेजी की। पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान जब चिली ट्रस्ट फंड कायम हुआ, जब जनरल पिनोशे के जराइम की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम था चिली ट्रस्ट फंड, और उस कमीशन ने 10,000 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की थी। वो पाकिस्तानी था, उसका सरबराह, उसका नाम था जी अलाना। जी अलाना ने ये रिपोर्ट तैयार की थी 10,000 सफ़ात की, और जनरल पिनोशे के जराइम बताए थे। और लेकिन उस जराइम के बाद पिनोशे को कुछ नहीं हुआ। पिनोशे जब मरा तो उसको झंडे में लपेट कर और फौजी एजाज़ के साथ उसको दफन किया गया। हमारे यहाँ भी जनरल याह्या खान को फौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया था। हमारे यहाँ रिजीम चेंज हुई है, आपके सामने हुई है। और किस तरह से बाकायदा अमरीकी सफारत खाने के अंदर अब जनरल ज़ियाउल हक बाकायदा जाकर बैठे, यह बड़ी रिकॉर्ड आ गया है, सामने डिक्लासिफाई हो चुका है कि किस तरह से वहाँ फैसला हुआ कि कैसे 5 जुलाई को जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है, ये हुआ था। इसके अलावा इंडोनेशिया में क्या हुआ, अब अब्दुर्रहमान अहमद सोइकार्नो की हुकूमत को हटाने के लिए रिजीम चेंज की गई, और उसके बाद 10 लाख अफराद का कत्लेआम किया गया, वहाँ पर लोगों को मारा गया। और कैसे सद्दाम का आपके सामने किस तरह सद्दाम को हटाया गया, हुस्न मुबारक आपके सामने किस तरह उसे हटाया गया, कज़ाफ़ी आपके सामने किस तरह उसको हटाया गया, ज़ैनुल आबिदीन सामने आपको उसको कैसे हटाया गया। और क्या वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम आए, हमने देखा, हम मुस्कराए और हमने फतह कर लिया। ये कहा था हिलरी क्लिंटन ने, जो वजीर खारजा थी। तो रिजीम चेंज तो करता रहे अमेरिका, अमेरिका के लिए कौन सा मसला है। अच्छा, लेकिन मैं आखिरी आदमी होगा जो मानेगा कि इमरान खान की रिजीम चेंज में अमेरिका का हाथ था। वो आईनी तौर पर, आईनी ज़राए से, आईनी तरीके से उनको हटाया गया और ठीक हटाया गया। अच्छा, लेकिन लगारी साहब आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये बात तो फिर लोगों के दिल में उतरेगी ना कि माजी में भी होता रहा है। आरिफीन, आपको क्या लगता है कि एम्बेसी में जाकर वही मुनहरिफ अराकीन मिलते रहे, उसको वो डिनाई नहीं करते, वो सबूत मौजूद है, वो अलग बात है जी, उसमें अमेरिका का हाथ ना हो, लेकिन ये लोग मिलते रहे, मुलाकातें होती रहीं, हत्ता कि अमेरिकी तर्जुमान ने ये तक कहा कि जी ये जो प्रोसेस हुआ है, जब इल्ज़ाम लगने शुरू हुए, उनसे सवाल हुए, उन्होंने कहा जी हम आईनी ये जिस तरह से मुंतकिल हो रहा है इक़्तिदार, इसको सपोर्ट करते हैं, हम आइन को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो पूरी तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को। आपको क्या लगता है कि इससे फिर इमरान खान का बयान तो मजबूत होगा कि देखें जी वो कहते रहे हैं, रजीम भी चेंज करते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ, माजी में भी वो करते रहे और कहते जी आईनी तौर पर जो भी नई हुकूमत आई हम उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी ईद की छुट्टियों में इस एक बात का एक मजहबी पहलू मेरे सामने आया। एक वीडियो में देख रहा था और उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुबल्लिग ने बताया, ये नवाज शरीफ की हुकूमत तो 2 तिहाई थी, उसको मिनटों में साफ कर दिया गया। इमरान खान की हुकूमत तो चंद वोटों की मोहताज थी ना। दूसरी बात, नवाज शरीफ ने रियासत मदीना बनाने की कोई बात कभी नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने कभी मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के दावेदार वो कभी भी नहीं हुए। इमरान खान ने रियासत मदीना बनाने की बात की थी और इमरान खान अभी भी अपने तौर पे जिहाद कर रहे हैं। इमरान खान इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन करके रब पर अपने एतमाद का इजहार भी फरमाते हैं, तयक्कुन का। तो इमरान खान का ईमान सबसे ज़्यादा मजबूत है फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर कोई आदमी जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह की हाकमियत पर ईमान रखता हो, वो ये कहे कि अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी, तो फिर उसका ईमान पे शक होता है या तो सुनने वालों को अपने कान पे शक होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अल्लाह ताला की हाकमियत आला के आगे सरेंडर्ड है, वो कैसे मान लेगा कि अमेरिका जैसे किसी मुल्क ने या अमेरिका जैसे किसी फिरौन ने उसकी हुकूमत गिरवा दी। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एतकाद और बदएतकादी, ये गुमराही और यानी सिरात मुस्तकीम का रास्ता, ये एक दिल में कैसे जमा होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं अगेन फिर वही आपसे अर्ज़ करूँगा कि भाई इमरान खान ने अभी पिछले दिनों कहा था कि शहबाज शरीफ गोरे को देखते ही लेट जाता है। आपने कोई ऐसी तस्वीर हमारे नाजरीन के लिए बचा के रखी दिखाने वाली जिसमें इमरान खान बरतानवी या अमरीकी सफ़ीर को बुरी तरह मार रहे हों, पीट रहे हों? इमरान खान शहबाज गिल को धक्के दे के अपने बनी गाला से निकाल रहे हो, ऐसी कोई तस्वीर है आपकी याददाश्त में? जुल्फी बुखारी की बेइज्जती करके इमरान खान ने उनको निकाल दिया हो,
कि ये तो अगियार का एजेंट है? ऐसी कोई याददाश्त आपके पास है? तमाम बरतानवी और वो तो अपने घर में रख करके वो चला रहे हैं भाई, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये गोरे को देख के लेट जाता है। तो इमरान खान क्या गोरे को देख करके तलवार निकाल लेते हैं? इमरान खान की अभी मैंने 2 दिन पहले तस्वीर देखी है, एक गोरे के साथ सफ़ीर था, उसके साथ बैठ करके वो टांग पे टांग रख करके जिस तरह से मिलते हैं, ठीक है, और वो उनके सामने बैठा वहां हंस के बातें कर रहा है। तो ये तो मतलब सिफारतकारी का उसूल भी हुआ ना बुनियादी तौर पर। इमरान खान ने कितने गोरों की गर्दनें अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी हैं, अगर आप कभी उनके पास गए हैं या आपने देखा है, या वो जो चेली चापड़ इमरान खान ने इस वक्त पाल रखे हैं मीडिया में, जो उनकी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने कभी अपने किसी व्लॉग में ही दिखा दी हो वो गर्दनें अमरीकी और बरतानवी और यूरोपीय सफीरों की? अगर आप इस हवाले से मुझे कोई रहनुमाई फराहम कहते हैं मैं जंग किसी से नहीं चाहता, कोई अमेरिका से हमने कोई जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी किसी से भी नहीं। नहीं, आप तो गैरत के व्यापारी हैं, तो जंग क्यों नहीं चाहते? अमेरिका ने आपको गुलाम बनाया ना, तो आप तलवार निकालें और जो बाइडेन की गर्दन ले लें। क्यों जंग नहीं चाहते भाई? इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं, या इसका मतलब है कि आपने नूरुल आरफीन को भी वही समझ रखा है जो बाकी हैं? भाई मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूं कि मैं वो नहीं हूं। चलिए ब्रेक, मैं वो नहीं हूं, बाकी पूरा मुल्क हो जाए, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं। उसामा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सब पे भारी में कि पाकिस्तान में क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसी सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जिस तरफ ये हुकूमत जा रही है, जो इक़दाम कर रही है, ये श्रीलंका बनाने की बात हो रही है। और आरफीन नामा में भी बात होगी कराची की सूरत हाल पर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो वहाँ इस वक्त हालात हमने देखे हैं बारिश के बाद, कौन कसूरवार है उसका? ब्रेक के बाद। अब पता चला। श्रीलंका में मुआशी बहरान सियासी बहरान को जन्म दे चुका है, हालात कंट्रोल से बाहर हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। अब वज़ीर आज़म नए आए, उन्होंने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। सदर इस वक्त मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर में उनको निकालना पड़ा। अब लगारी साहब ये मवाजना किया जाता है, डराया जाता रहा कि जी पाकिस्तान में वही हालात जो अब आज से 3-4 माह पहले श्रीलंका में थे, अब से 1-2 माह पहले पाकिस्तान में भी उस तरह के हालात थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसको संभाल लिया है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा या श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का ख़तरा टल गया है। आप श्रीलंका के हालात के बारे में क्या तज्जिया रखते हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात का जो मुवाजना है, हम पहले भी करते रहे हैं, बाद में भी करते रहेंगे। आज के जो मैं गुजारिशात करना चाहता हूँ, अगर वो मुमासलत होगी पाकिस्तान के हालात से, तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों को सोचना होगा। 5-6 ख़ानदान हैं जिनका इक़्तिदार रहा है श्रीलंका में, और ये ख़ानदान जो है सियासत में 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी से इनका ख़ानदान चला आ रहा है। 4-5 ख़ानदान हैं। सेनानायके ख़ानदान, इस ख़ानदान के जो सरबराह थे DS सेनानायका, वो बाबाए कौम थे श्रीलंका के, और उन्होंने मुल्क के क़याम के लिए बुनियादी किरदार अदा किया था। फिर दूसरा बड़ा ख़ानदान बंदरनायके ख़ानदान था, तीसरा ख़ानदान जयवर्धने ख़ानदान था, एक और ख़ानदान प्रेमदासा ख़ानदान, और एक विक्रमे सिंघे ख़ानदान और राजापाक्से ख़ानदान। ये मेन ख़ानदान है जिनने श्रीलंका पर हुकूमत की है। इस आखिरी ख़ानदान ने तो हद ही कर दी है ना। ये 2005 में दुनिया के सामने आया, अगरचे सियासत में पहले भी थे और पार्लियामेंट में भी रहे और हुकूमत में भी रहे और मुख्तलिफ़ इदारों में भी रहे और फ़ौज में भी रहे, लेकिन मरकज़ी जो वो है उसका धारा जो है उसके अंदर ये 2005 में सामने आए, जब महिंदा राजापाक्से मुल्क के सदर बने। महिंदा राजापाक्से जब सदर बने तो उसी वक्त उनके भाई सेक्रेटरी दिफा थे। सेक्रेटरी दिफा शायद वहाँ पर सेक्रेटरी दिफा ही फ़ौज को कंट्रोल करता हो, और उसके तीनों मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्हीं के बराह अंडर में, इसलिए फ़ौज ने बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया, उनको फैसिलिटेट किया। और इनके महिंदा राजापाक्से के छोटे भाई थे जो अभी सदर थे मुल्क के, जो आज रात को ही फ़रार होकर, गुज़श्ता जो रात गुजरी है, इस रात को फ़रार होकर वहाँ से मालदीव चले गए हैं, गोटाबाया राजापाक्से। तो महिंदा राजापाक्से इक़्तिदार में जब आए 2005 में, तो ये 10 साल तक 2015 तक रहे हैं मुल्क के सरबराह। इन्होंने क्या किया कि एक तो भाई इनके थे सरबराह, जब इनका इलेक्शन हुआ तो एक और सियासतदान से वो हार गए, और उसके बाद फिर इन ख़ानदान ने तमाम इदारों को और तमाम जो जितने भी उनके सहूलतकार थे सब सहूलतकारों को जमा किया
और इन्होंने अपने छोटे भाई की जो सेक्रेटरी दिफा थे उनको इलेक्शन में खड़ा किया। महिंदा राजापाक्से ने गोटाबाया राजापाक्से को खड़ा किया और जब वो आगे जीत गए, जीतने के बाद फिर इक़्तिदार पर इस ख़ानदान का ऐसा तसर्रुफ़ हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे कि इनके 3 भाई जो थे, चंद्रा टोडर राजापाक्से, ये वज़ीर ख़जाना थे और खेलों के और हाईवेज़ के वज़ीर थे। और उसके साथ साथ इनके पहले तो वज़ीर के प्राइवेट सेक्रेटरी, अपना एक वज़ीर के प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर वजारतें भी इनके पास आ गई, सब कुछ इनके पास आ गया। एक भाई जो है वो चंदा राजापाक्से सदारती मुशीर बन गए। एक और भाई बासेल राजापाक्से, वो इक़्तिसादी अमूर के इक़्तिसादियात क्यों तबाह हुई, मईशत क्यों तबाह हुई कि ख़जाना और इक़्तिसादी अमूर जो है वो इसी ख़ानदान के पास रहे और ये ख़ानदान उस सबको देखता रहा है। और ये सीनियर सदारती मुशीर भी थे बासेल राजापाक्से। अच्छा, फिर ये होता है कि जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं राजापाक्से बड़े छोटे भाई, तो ये पहले तो सेक्रेटरी दिफा रहे और फिर उसके बाद टामिल टाइगर्स के खिलाफ ये जब जंग हुई तो दोनों भाई, जो सदर था महिंदा राजापाक्से और छोटे भाई जो वज़ीर सेक्रेटरी दिफा थे गोटाबाया, इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया और टामिल टाइगर्स को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया और प्रभाकरन की कोई लाश भी उठाने वाला नहीं था। वहाँ से इनको शायद जो है मिली। लगारी साहब जी, आप बात मुकम्मल करें। भी इसी से मिली थी और श्रीलंका के लोग इन पर भरोसा करते थे, लेकिन क्या किया इन्होंने कि अपने बेटों को भी इन्होंने इक़्तिदार में शामिल किया। नमल राजापाक्से महिंदा राजापाक्से की काबीना में वजीर था, दूसरा बेटा युशिता राजापाक्से ये भी वजीर आजम का चीफ ऑफ स्टाफ था। अच्छा, और ये इनके पास घर के अंदर सारे कोई खानदान का आदमी नहीं बचा। वैसे जी मैं कोई मुमासलत नहीं पैदा करना चाह रहा, लेकिन ऐसे ही मेरे ज़हन में मरीम नवाज साहिबा का भी ताज़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा जी नस्लें तैयार की हुई हैं शरीफ ख़ानदान ने आवाम की खिदमत के लिए, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी खुद को खादमे आला अच्छा अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो फिर नस्लें जवाब दे होंगी। जिस तरह से इन नस्लों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से उन नस्लों के बारे में बात करेंगे। मरीम साहिबा का तो जो बयान है वो तो मैंने सामने रख दिया, क्योंकि यहाँ भी ख़ानदानों की बात होती है। आरफीन, कराची की सूरत हाल, उसमें मैं सिर्फ चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूं कि जी ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, इस पर आप ज़रूर राय दीजिएगा कि जी ये सिर्फ कराची ही नज़र आता है आपको? खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, सैलाब आया है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब की बात करें तो रावलपिंडी में, तो सारा इल्ज़ाम आप फिर पीपल्स पार्टी को क्या दे देंगे? नहीं, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना, फिर तो बात ही कोई नहीं हो सकती। अगर मैं सोशल मीडिया पे भी वैसे देख रहा था, ट्विटर पे भी मैंने देखा, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिमाग, वो बाकायदा KPK की, पंजाब की और कहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखो यहाँ भी तो बारिश हुई है। अगर ये दलील है तो फिर तो इसके बाद सब तेल है। आइए फिर हम लोग गाना वाना गाते हैं। आप सुनाइए इस दफ़ा क्या छुट्टियों में क्या शुगल किया। मैं आपको अपनी गाय की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि अब तो बात ही नहीं हो सकती। नहीं, अगर सोशल मीडिया पे चलने वाली इन फजूलियात के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फिर तो सब तेल। चाह रहा हूँ आप इसका जवाब, आपकी तरफ से इसका जवाब भी है कि लोग ये कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से नफरत की वजह से किया जा रहा है, MQM से नफरत की वजह से किया जा रहा है, बस हालात ऐसे हो गए। अब मैं देख रहा था कि मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं 2 घंटे में पानी उतर गया। आप तो चूंकि कराची के रहने वाले हैं, आप बताएं क्या सूरत हाल रही? मुराद अली शाह साहब झूठ बोल रहे हैं 200%। वो बेरोज़गार ना हो जाए इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, और उनका झूठ बोलना बनता भी है। हालांकि एक आइंस्टाइन के कुछ चाचे मामे ने हमें बताया था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन अपनी आंखों से जब हमने देखा, हालांकि मैं तो एक्सपेक्ट किए बैठा था, मैंने तो शर्त लगाई हुई थी आपसे, आपको अगर याद हो, मैंने आपको ये बताया भी था कि यहाँ इस तरह की चीज़ इंशाल्लाह होगी। शर्जील इनाम मेमन साहब की बात मुझे यहाँ ज़रूर करनी है। फरमा रहे हैं कि 95% इलाकों से निकासी आब मुकम्मल हो गया। ये इतना बड़ा लतीफ़ा नहीं था बज़ाते खुद, जितनी बड़ी चवल शर्जील मेमन ने आगे जाकर के मारी है। वो फरमा रहे हैं कि कराची की बर्बादी जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब मैं ये सोच रहा हूं कि शर्जील इनाम मेमन की मजम्मत या फिर मरम्मत किन अल्फाज में की जाए कि हक अदा हो जाए। कराची महज 2 अदवार में तामीर हुआ है, एक नेमतुल्लाह खान के दौर में, अगेन एक डिक्टेटर, एक मिलिट्री रूलर, एक आमिर आपके पास था, थैंक गॉड, अल्लाह मियाँ का एहसान है हम पर,
और दूसरी दफ़ा भी वही मिलिट्री रूलर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर मौजूद था, तो उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बची कुची तरक्की हुई है। शर्जील इनाम मेमन की जो आमरीत हम पर मुसल्लत है गुज़िश्ता 14 साल से, जिसके बारे में अगर बात करो तो बहुत सारी जगहों पे खलबली भी मच जाती है, बड़ा तखड़ बखड़ भी हो जाती है, बड़ा नागवारी का इजहार भी किया जाता है। शर्जील इनाम मेमन 240 बसें 2022 में हमें दे करके और मूँछों को ताव दे रहे हैं। आप उनकी दिमागी हालत पे शुबा करने में हक बजानिब न होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये खबर मैंने घर में नहीं छापी, इंतज़ामिया सोती रही, कराची डूब गया। ये सिर्फ एक अखबार की खबर है मेरे भाई, ये सिर्फ एक अखबार की खबर है। आप अगर नेशनल मीडिया को पढ़ें, ज़रा देखें, ऑब्जर्व करें, तो इस वक्त कराची KPK डूब गया, फलाना डूब गया। मैं और अभी इस वक्त किसी जगह की बात नहीं कर रहा। KPK से आपको उतना टैक्स मिलता है जितना कराची से आप लेते हैं। बता, आपका वजीर आजम भूखा मर जाएगा, आपका सदर रोड पे खड़ा होकर के अल्लाह के वास्ते दे बाबा, अगर कराची ने अपना हाथ खींच लिया। 16 खरब रुपए का डाका कराची से मारते हो और बेशर्मी की बातें। अबे कराची नहीं है तो पाकिस्तान किधर है? कौन अक्ले कुल मुझे ये समझाएगा? ये डिक्टेटर मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री, ये सब अल्लाह वास्ते आपके ऊपर नहीं आते हैं। ये कराची के बजट के लिए, कराची का नाला साफ करने के लिए आपके ख्याल में ऐसे ही वहां से इमदाद आ गई थी कि हम मशीनरी देंगे, हम मशीनरी देंगे? ओ भाई, धंधा है, ले गए जिसको ले जाना था, क्या हो गया? और इस जुर्म में सब बराबर के शरीक हैं। ये भी जो सिंधी टोपी पहन करके बैठे हैं, वो भी जो नॉन सिंधी हैं, वो भी जो यहां इस्तेमाल की अलामत किसी और जुबान के बोलने वाले हैं, जो सियासतदान हैं जी, और वो भी जो इन सियासतदानों को चला रहे हैं। इसमें MQM का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें पीपल्स पार्टी का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कोई इससे सरफे नजर नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि इसीलिए मैंने सारी काम। चले, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह पहले भी आपने बहुत दिन पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह की सूरत हाल होगी, और मैं उम्मीद का इजहार कर रहा था कि इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन हमें उस तरह से नज़र नहीं आए। अब ये कहा जा रहा है कि अगला हफ्ता फिर, यानी कल से शुरू होकर दोबारा बारिशों का सिलसिला होने वाला है कराची समेत सिंध में। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात नज़र आ रही है कि पूरा हफ्ता अगर बारिशें रहीं तो क्या सूरत हाल होगी। इंतज़ामियों को अभी से इंतजामात मुसलसल रखने चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।